नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी लेकर आते हैं। तो आज जिसकी हम बात करने वाले थे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले आईबीपीएस आरआरबी की। तो आईबीपीएस आरआरबी क्या है, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम कब होता है, क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, और जो जो पोस्ट इसमें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी काफ़ी बड़ा एग्जाम है। तो आईबीपीएस जो होती है, जैसे कि अगर मैं आईबीपीएस की फुल फॉर्म आपको बताऊं तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये होता है आईबीपीएस की फुल फॉर्म। तो ये जो आईबीपीएस है वो कई सारे एग्जाम कराता है बैंक से रिलेटेड, जैसा कि नाम में ही है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, तो बैंकिंग के सारे एग्जाम ऑलमोस्ट यही कंडक्ट कराता है। तो आईबीपीएस का पीओ होता है, आईबीपीएस का क्लर्क होता है, आईबीपीएस का आरआरबी होता है। जो पीओ होता है वो मेजर बैंक जितनी हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, इन सारे के लिए जो पीओ को पोस्टेड है उनके लिए होता है। उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आपको आई बटन में दिख रही होगी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो उसको क्लिक कर सकते हैं। और आरआरबी जो है, तो आईबीपीएस की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा रीजनल रूरल बैंक्स। तो जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है कि जो रूरल बैंक्स हैं, यानी कि जो ग्रामीण बैंक्स हैं, इनको ग्रामीण बैंक्स भी होते हैं। तो ये आईबीपीएस आरआरबी जो है ग्रामीण बैंक्स के लिए होता है। तो इसमें जो होता है, अगर इसका एग्जाम का पूरा नाम कहा जाए तो आईबीपीएस आरआरबी CWE, जिसमें कॉमन रिटन एग्जाम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट होते हैं जो आईपीएस आरआरबी के थ्रू जिनका सिलेक्शन होता है। जैसे कि आईपीएस ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस स्केल 1 है, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 2, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, ऑफिसर स्केल लॉ वाला, फिर सीए, फिर आईटी, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट, इन सब की पोस्ट के लिए आईपीएस आरआरबी का एग्जाम होता है। अब मैं बात करूँगा कि अगर कैलेंडर की बात करूँ तो इसमें जो है वो 21 का कैलेंडर दिख रहा होगा आपको, कि नोटिफिकेशन जो है वो जून में आता है जनरली, जुलाई जून में, फिर जुलाई अगस्त में एडमिट कार्ड आता है, फिर अगस्त में ही इसका एग्जाम हो जाता है। प्री का बात करता हूँ तो प्री का ही रिजल्ट फिर अगस्त में आ जाता है। फिर मेंस की अगर बात करता हूँ तो मेंस सितंबर में एडमिट कार्ड आता है। और मेंस का जो होता है, जैसे सिंगल ऑफिसर्स का जो मेंस होता है वो 25 सितंबर को हो जाता है। फिर मतलब सितंबर में अगर बात करें तो जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक पूरा एग्जाम हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह सब हो जाते हैं, और जनवरी तक यानी कि नेक्स्ट ईयर तक इसका पूरा सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि अगर 22 के एग्जाम की बात करूँ तो 22 का जो रिजल्ट है वो जनवरी तक आ जाएगा। तो हर साल ये एग्जाम होता है। हम बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी साइट पर जाना होता है, जो कि है https://ibps.in, और वहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर CRB RRB 8 लिख के आ रहा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसमें आपसे पोस्ट पूछेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हो, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी बेसिक डिटेल, ये जो कि है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी पिन, वो सारी चीज़ें करेंगे। फिर रजिस्टर नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल पर और एसएमएस दोनों पर आ जाएगा। तो ये जो रजिस्टर्ड नंबर पर आया आपके पासवर्ड, उसको उसको लॉगिन करने के बाद, और लॉगिन करने के बाद अपने स्कैन इमेजेस, जो कि आपकी फ़ोटो की इमेज, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इन जो कि लिखा है वो सारी चीज़ें, इनकी डिटेल जो है, साइज़ कितना होना चाहिए, पिक्सल कितना होना चाहिए, फॉर्मेट, वो सारी दिखने के बाद वो सारे जो उन्होंने बोल रखा है, तो वो उसी के हिसाब से आप उसमें अपलोड करेंगे। हैंड रिटन नोट जो लिख रहा होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे, आई, जो कि आपका नाम होगा, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। तो इसमें मतलब आपको बस ये है अपनी राइटिंग में लिखना है कि मैं जो भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सारी सही हैं, और जब अगर मुझसे पूछा जाएगा तो उनको सही साबित करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने को तैयार हूँ, अगर बात करूँ हिंदी में तो। अब बात करते हैं, जब आपने एप्लीकेशन भर दिया तो फीस की बात करते हैं, कि इसमें फीस जो है वो, जैसे जनरली फीस आती है कि जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए वो 600 रुपये है, SC ST PWD के लिए 100 रुपये है। और ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल पेमेंट, मतलब सारे किसी भी मोड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन मोड्स हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले बात करते हैं एज। एज जो फैक्टर, अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए एज की बात करें तो आयु जो है मिनिमम होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल। तो ये था एज बैंड। अब इस एज में कुछ रिलैक्सेशन भी होते हैं, जैसे कि अगर SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि जिसके लिए अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे 18 से 30 साल है और SC ST का कैंडिडेट है तो उसके लिए 35 साल हो जाएगा। और फिर OBC के लिए 3 साल है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी जिनको PWD बोलते हैं उनके लिए 10 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है कि जिन्होंने अपना सर्विस में जितना टाइम बताया है +3 ईयर्स। और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर जो है फॉर द पोस्ट ऑफिसर, उनके लिए 5 ईयर्स है। और पर्सनल विद ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन कश्मीर डिवीजन ऑफ स्टेट, जो जम्मू कश्मीर में थे, जो डिवीजन हुआ था उससे पहले, उनके लिए 5 साल है। फिर 1984 में कुछ जो दंगे हुए थे उसमें जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। हम बात करते हैं कि नेशनलिटी के लिए,
तो अभी तक हम एज की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात कि इंडियन सिटीजन तो है ही, उसके अलावा रेजिडेंट ऑफ भूटान और नेपाल भी एलिजिबल होते हैं। और फिर जो रेफ्यूजी और तिब्बत से कुछ रेफ्यूजी आए हैं जो कि इंडिया में आ गए थे 1964 से पहले, तो वो लोग भी जो परमानेंटली यहाँ रहने को आ गए, उन लोगों के लिए भी वो एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। तो जैसे अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ, तो कोई किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी आनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, उसमें भी कोई भी आपका डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपका वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ हैं, अगर आपके पास ये कुछ डिग्रियां हैं तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल, लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स तो सारे में ही कॉमन है, वो आपको आनी ही चाहिए। अब स्केल 2 ऑफिसर की बात करते हैं, तो उसमें भी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स। फिर उसके बाद अगर आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इन सब में अगर कोई भी डिग्री होती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। फेस ऑफिसर इन स्केल 2 की बात करें, आईटी वालों के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा सर्टिफिकेशन भी हो, एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा, ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, अगर वो आपका वो है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर ऐसे ही सबके अलग अलग दिया हुआ है कि जो भी, अब जैसे सीए की बात करता हूँ, तो जो स्पेसिफिक सीए है उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एलए की बात करते हैं, यानी कि लॉ ऑफिसर की, उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करें ट्रेजरी मैनेजर की, उनके पास भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूँ, उनके मार्केटिंग में एमबीए होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर ऑफिस की बात करें, जैसे कि नाम में सजेशन आ रहा है, तो उनकी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, उन सब में। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जैसे कि नया ऐड हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो है इकोनॉमिकली वीकर वीकर सेक्शन, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन है। तो उसकी कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि आपके पास अगर 5 एकड़ से कम जमीन है तो, और या फिर 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते। रेजिडेंशियल फ्लैट है अगर 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर, तो भी आप नहीं आते हैं। अगर आप शहर की बात करें, रेजिडेंशियल प्लॉट है आपका 1000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा, तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। उसके बाद 200 स्क्वायर यार्ड से अब अगर आपके पास नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, जो छोटे शहर हैं, उनमें अगर 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं। हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो कि फिजिकली जो चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसमें अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, यानी कि अगर आप आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर डीफ एंड डम्प है, यानी कि गूंगे और बहरे लोग। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चल फिर नहीं पाते हैं। फिर ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो मानसिक रूप से कुछ बीमारी है। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो अलग अलग होती हैं वो सारी यानी कि डीप ब्लाइंडनेस भी होती है कुछ लोगों को, जो मल्टीपल हो गई, यानी कि कुछ लोग हो सकता है कि अंधे भी हों, आंखों से भी कुछ प्रॉब्लम हो, और सुन और मूक और बधिर भी हों। तो इन सब के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। और जैसे आप स्क्राइब भी कर सकते हैं इस चीज़ में। स्क्राइब कौन होता है? जो आपकी जगह एग्जाम लिख सके। तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप इतने प्रतिशत तक डिसेबल हैं, तो आपके लिए स्क्राइब जो है अलाउ होता है। और स्क्राइब आप खुद ही अलाउ करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी स्क्राइब आपको एग्जाम, यानी कि आईयूपीएस आपको स्क्राइब नहीं देगी, आपको खुद का स्क्राइब अरेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम के स्कीम और पैटर्न की। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऑफिस असिस्टेंट की। तो उसमें जो है 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। प्री में आता है रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 2 चीज़ें आती हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। 45 मिनट में करना होता है आपको दोनों पेपर, दोनों सेक्शंस। और मेंस में क्या क्या आता है? इंग्लिश आती है या हिंदी, एक लैंग्वेज आती है, रीजनिंग एबिलिटी आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लैंग्वेज, सारे सब में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। और ये 40 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, 40 और 20 मार्क्स का कंप्यूटर लैंग्वेज। 200 हो गए टोटल मार्क्स। टोटल में आपको 2 घंटे में ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो जो मैंने ये जो ऊपर वाला बताया ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए सिर्फ प्री और मेंस होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की। तो उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू दोनों होता है। तो प्री और मेंस में वही रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और मेंस में सारे जो ऊपर बताया मैंने, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, रीजनल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। उसके अलावा आपको इंटरव्यू भी देना होता है। हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए। तो अगर जो भी आप स्केल 2 के लिए, उनके पास फॉर ओनली सिंगल एग्जामिनेशन क्लियरिंग द सेम द कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन फाइनल इंटरव्यू टू गेट रिक्रूटेड। मतलब उनके सिर्फ एक एग्जाम होता है, यानी कि प्री, यानी एक ही एग्जाम होता है, मेंस होता है, सॉरी प्री नहीं होता उनका। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू जाते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आती है, रीजनिंग एबिलिटी आती है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है, यानी कि क्यूए और डीआई भी आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, कंप्यूटर लैंग्वेज आता है। उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी में जाते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी,
क्वांट और डीआई आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, कंप्यूटर नॉलेज आती है, प्रोफेशनल लर्निंग, यानी कि आप अगर किसी एक, जैसे अब मैं बात करता हूँ कि आपको सीए वाले में जाना है तो उसके लिए सीए के क्वेश्चन आएंगे, मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो वो होगी प्रोफेशनल नॉलेज। बात करते हैं सिलेबस और की टॉपिक, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से थे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1 के लिए तो रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये तो प्री में आते ही हैं। उसके बाद अगर ऑफिसर स्केल 2 की बात करूँ तो उसमें भी ऊपर की तो कुछ कॉमन है, फिर जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है, सब्जेक्ट नॉलेज होती है, वो और आ जाती है। जैसे रीजनिंग में क्या कहता है ये भी सब हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। क्वांट में क्या कहता है, सारे सेक्शंस हमने प्रॉपरली यहाँ दिखाए हैं कि कैसे किसमें से क्या क्या आता है। अब बात करते हैं सैलरी और पेमेंट की, कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर मैं बात करूं ऑफिस असिस्टेंट की तो 15,000 से लेकर 20,000 की इन हैंड सैलरी होती है। ऑफिसर की बात करता हूं पीओ की तो 29,000 से लेकर 33,000 की सैलरी होती है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करता हूं तो 33,000 से 39,000 की इन हैंड सैलरी होती है। और आरआरबी ऑफिसर स्केल 3 की बात करता हूं तो 38,000 से लेकर 44,000 तक की ये इन हैंड सैलरी है। उसके अलावा जो अलाउंसेस हैं, डीएनएस अलाउंस मिलता है, डीए, फिर हाउस अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, ये सारी मिला के आपको अलग अलग कुछ चीज़ें, फिर न्यूज़पेपर अलाउंसेस भी मिलता है, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट के भी कुछ मिलते हैं, लीज अकोमोडेशन के मिलते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पर्क्स हैं अलग से। तो मैंने जो ऊपर बताया वो बेसिक इन हैंड सैलरी थी, तो डीए टीए मिला के काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। तो फिर बात करता हूँ कि प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ की क्या है, कि अगर आप पीओ बन जाते हैं और 1 साल और अगर आप जैसे 2 साल के पीओ का और अगर ऑफिस असिस्टेंट में 1 साल का, तो फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। अब पहले जो कैसे होते हैं कि कैसे कैसे होता है, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 पे लगते हैं तो फिर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, तो ये सारी पोस्ट है जिन पे आप ग्रो करते चले जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आईपीएस के थ्रू होता है, जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनमें आप जा सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर दी। अगर फिर भी आपके पास कोई भी डाउट है, जैसे यहाँ आप लोगों के डाउट होते हैं कि किस टाइप की बैंक में आप एम्प्लॉयड हो जाते हैं आईपीएस आरआरबी के बाद, और भी जो भी क्वेश्चन हैं लोगों ने यहाँ पुट अप किए हैं और उसके आंसर्स भी उनको मिले हैं, तो आपका कोई भी डाउट रहता है या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप इसमें पुट इन करना चाहते हैं तो इस बॉक्स में नीचे रिप्लाई सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है पुट अप कर सकते हैं और उसको जवाब दिया जाएगा। और उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, ये तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है दूसरा alert.exampathfinder.com पर, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे जॉब्स देख सकते हैं अपनी। जैसे देखा होगा अलग अलग सेक्शन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं, पॉपुलर एग्जाम है, और हमने लास्ट डेट्स उनका अलग सेक्टर बनाया हुआ है। उसके अलावा लेटेस्ट रिजल्ट, फेलोशिप, वॉक इन इंटरव्यू का अलग सेक्शन है जो कि और जगह आपको नहीं मिलता है। टॉप ऑर्गेनाइजेशन का हमने सेक्शन बनाया है कि यूपीएससी, एसएससी, आप मतलब स्पेसिफिक किसी भी एक एग्जाम के बारे में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ जाके जान सकते हैं। स्टेट वाइज भी हमने सेलेक्ट अलग अलग किया हुआ है कि यूपी की, हरियाणा की, आपको अगर किसी स्पेसिफिक एक स्टेट की जॉब देखनी है वो भी आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पर। उसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का डाल दूंगा, इस इवेंट का भी जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है उसका, और ये कमेंट हमारी अलर्ट वेबसाइट का भी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। बने रहें हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ के बारे में पता चले, उनको भी एग्ज़ाम के बारे में पता चले। और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिसका नाम है ईपीएफ ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।